दोस्तों आपका स्वागत है फिर से 12th पार्ट ऑफ मॉक टेस्ट फॉर NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम। गाइस वीडियोस को केयरफुली देखते रहिएगा, आप डेफिनेटली इन वीडियोस की हेल्प से बहुत क्लैरिटी ले पाएंगे, अपनी नॉलेज एनहांस कर पाएंगे और एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स कैन बी कंपेयर टू। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉन्सर जो होते हैं हमेशा कंपनी के प्रोमोटर की तरह होते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर हुआ, उसने डिसाइड किया म्यूचुअल फंड हाउस लॉन्च करना है, तो प्रोमोटर हो गया कंपनी का। फिर उसने ट्रस्टी अपॉइंट किया, ट्रस्टी नहीं AMC अपॉइंट की। म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर्स कैन बी कंपेयर टू द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। अब यहाँ आंसर हमारे पास डिपोजिटर ऑफ कंपनी, कंपनी डायरेक्टर, प्रोमोटर ऑफ द कंपनी एंड CEO ऑफ द कंपनी। आंसर इज C, स्पॉन्सर विल ऑलवेज बी द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। Which of the following can be charged to the scheme? A, salary of fund administratives, office rent, general administrative expenses, fee of custodian। तो आप देखिए फर्स्ट थ्री जो है वो जनरल एक्सपेंसेस हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर स्कीम से चार्ज नहीं किए जा सकते। जबकि फी ऑफ कस्टोडियन, अब स्कीम्स में क्या होता है, हमारे पास स्टॉक्स होते हैं। अब वो स्टॉक्स की कस्टडी कस्टोडियन के पास होती है, तो वो स्कीम में फी ऑफ कस्टोडियन की जो चार्जेस हैं वो स्कीम से चार्ज किए जा सकते हैं। तो हेंस आंसर इज डी। Low PE compared with the PE group or the industry standard indicates that a stock is cheap। तो देखिए जब भी एक इंडस्ट्री होती है, मान लीजिए हम कोई स्टील इंडस्ट्री लेते हैं, कोई बैंकिंग इंडस्ट्री लेते हैं। अब उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसका जो प्राइस है शेयर का वो लो पीई पर ट्रेड कर रहा है, लो पी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो मान लीजिए कि शेयर का EPS है 10 रुपए, बाकी सभी जो इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स वो एवरेज ट्रेड करते हैं 30 के मल्टीपल्स में, और कोई एक कंपनी का जो शेयर है वो ट्रेड करता है मान लीजिए 10 के मल्टीपल पर, उनके अर्निंग पर शेयर के मल्टीपल पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो हुआ कि इंडस्ट्री में वो चीप है। तो हमारे पास इसका आंसर के ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, तो आंसर हो गया ए ट्रू। बट इट डजंट मीन दैट कि वो चीप है तो बहुत अच्छा स्टॉक हो गया या ल्यूक्रेटिव हो गया और उसका हम लो पी देख के उसको खरीद लें, वो डिफरेंट है। बट इसमें यस उसके एनालिसिस से, क्वेश्चंस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इट्स चीप, दैट्स ट्रू। What would be the redemption value of a unit of NAV is 15 and exit load is 1%। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि NAV कितना है 15 और रिडम्पशन है, तो रिडम्पशन में एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड 1% है हमारा, तो 1.5 का 1% हुआ हमारे पास 0.15। तो आप 115 में से माइनस कर दीजिए 0.15, तो हमारे पास आंसर आ गया 14.85। तो ऑप्शन ए 15, 14.85, 15.5, 15.15, एंड हमारे पास आंसर जो इसका आ गया वो आंसर हमारे पास आ गया 14.85। लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मॉडल पोर्टफोलियो। लास्ट स्टेप क्या होगा देखिए, अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है किसी क्लाइंट के लिए मॉडल पोर्टफोलियो जनरेट करें तो क्या लास्ट स्टेप होगा? सेक्टर सिलेक्शन, असेट सिलेक्शन, स्कीम सिलेक्शन, क्लाइंट सिलेक्शन। तो देखिए जब हम किसी क्लाइंट के साथ बैठे हैं, उसकी प्रोफाइलिंग हो गई, उसका एसेट एलोकेशन हुआ, तो हम उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे, कहाँ कहाँ पर किस किस में उसका एसेट एलोकेट करना है। एसेट एलोकेशन होने के बाद सेक्टर एलोकेशन करेंगे, कौन से सेक्टर में करना है, डेट में करना है, इक्विटी में करना है, या इक्विटी में हमने डिसाइड किया तो फिर सेक्टर, पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और डाइवर्सिफाइड फंड। एंड देन लास्ट स्कीम सिलेक्शन। तो लास्ट स्टेप कौन सा आएगा हमारा? स्कीम सिलेक्शन का आएगा। हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, पोर्टफोलियो डिसाइड हो गया, सेक्टर एलोकेशन हो गया, एसेट एलोकेशन हो गया। अब हमें कहाँ फाइनली उस पर्टिकुलर सेक्टर की कौन से स्कीम में एलोकेशन करना है, तो स्कीम सिलेक्शन विल ऑलवेज बी द लास्ट स्टेप। फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 60% of the employees should have an AMFI registration number. This is false. It means there is no requirement of 60% of employees should be having an AMFI registration number. Answer is B. इक्विटी फंड्स रिस्क रिलेटिव टू मार्केट इज मेजर्ड बाय। एक फंड का इक्विटी फंड है, उसका रिस्क मार्केट के बेसिस के ऊपर जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? ट्रैकिंग एरर, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो, बीटा। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बीटा के थ्रू किया जाता है। बीटा अगर ज्यादा, एक से ज्यादा है तो वोलेटाइल है, एक है तो सेम है, दैट स्टॉक और इंडेक्स फंड्स विल गो इन द सेम डायरेक्शन एज अ मार्केट। और अगर एक से कम है तो डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएगा और लेस वोलेटाइल होगा एज कंपेयर टू मार्केट। तो आंसर इज डी, बीटा।
स्टैंडर्ड रिस्क इज, हम ये पढ़ चुके हैं, फिर से हमने डिस्कस किया था, कॉमन टू ऑल, बिकॉज एक स्टैंडर्ड रिस्क का मतलब यही है कि स्टैंडर्ड रिस्क मीन्स सेम टाइप ऑफ रिस्क विच इज सेम टू ऑल, हमारे पास आंसर आ गया ए, कॉमन टू ऑल, अदर ऑप्शंस आर अनकॉमन, सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक टू ऑल, specific to all, तो आंसर इज कॉमन टू ऑल, स्टैंडर्ड मीन्स कॉमन टू ऑल. रिक्वेस्ट ऑफ परचेज कैन बी मेड, म्यूचुअल फंड को जो परचेज करते हैं तो कैसे की जाती है, अलोंग विद द रिक्विजिट फॉर्म एंड चेक, ओनली विद द चेक, ओनली परचेज रिक्विजिट फॉर्म. तो देखिए आंसर इज ए, बिकॉज रिक्विजिशन फॉर्म के साथ हमें चेक भी चाहिएगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो हेंस रिक्वेस्ट ऑफ परचेज कैन बी मेड फ्रॉम रिक्विजिशन फॉर्म एंड चेक, आंसर इज ए. If an investor invests 10 lakh rupees at 3:30 PM through out session check, he will get an AV. देखिए आउट सेशन चेक है, जब भी आउट सेशन चेक की बात होती है तो हमारे पास इसका सिंपल सा आंसर होगा व्हेन द फंड्स गेट्स क्रेडिटेड. हमारे पास सिर्फ रिक्वेस्ट आने से नहीं होगा, फंड्स आने से होगा, इसलिए इसमें ऑप्शंस देखिए, सेम डे क्लोजिंग एनएवी, व्हेन फंड्स गेट्स क्रेडिटेड, प्रीवियस डे क्लोजिंग एनएवी, नेक्स्ट डे एनएवी. तो आंसर इज बी, क्योंकि आउट सेशन चेक है, हमें पता नहीं फंड्स कब तक क्लियर होके आएंगे, तो जब भी फंड्स क्रेडिट होंगे हमें उस दिन का एनएवी मिलेगा. इन्वेस्टर कैन सू द ट्रस्ट फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ए ट्रू, बी फॉल्स. तो इन्वेस्टर्स ट्रस्ट को कभी भी सू नहीं कर सकता, ये इसके जो मैकेनिज्म है हमारा ट्रस्ट, एएमसी, कस्टोडियन, स्पॉन्सर, उसके बीच में वो इसी तरह से है कि कभी भी वो ट्रस्टीज को और ट्रस्ट को कभी भी इन्वेस्टर सू नहीं कर सकता. डिस्ट्रीब्यूटर्स डू नॉट गेट द कमीशन ऑन सेल्फ बिजनेस, दिस इज आल्सो ट्रू. डिस्ट्रीब्यूटर को अपने बिजनेस पर कभी भी कमीशन नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसआरओ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एमफी, सेबी, एएमसी, नन ऑफ द अबव. आंसर इज डी, बिकॉज कोई भी इसमें से एसआरओ नहीं है. ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, हमने बार बार डिस्कस किया है कि जनरली इसमें आपको आंसर्स जो मिलेंगे वो जब दो स्टॉक एक्सचेंजेस मिलेंगे आपको, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वही आपको जनरली इन क्वेश्चंस में म्यूचुअल फंड्स के टेस्ट में एसआरओ मिलेंगे. बाकी कोई भी इसमें रिलेटेड एसआरओ और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ऐसा नहीं है. तो आप ये ध्यान रखिएगा, जहां बीएससी एनएससी देखे वहां एसआरओ हो गया, सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी. बाकी एमफी भी नहीं है, सेबी भी नहीं है, एएमसीज भी नहीं है. तो आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव. व्हाट रिमेन्स कॉन्स्टेंट्स इन ए क्लोज एंडेड फंड, यूनिट कैपिटल, एनएवी, बोथ. देखिए क्लोज एंडेड फंड क्या हुआ कि एक एनएफओ लॉन्च हुआ, कुछ टाइम तक ओपन रहा, इन्वेस्टर्स ने फंड किया, पूल किया और फिर देन फंड्स क्लोज हो गया. मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टर्स ने पूल कर दिया फंड 1000 करोड़ का. अब वो जो टोटल फंड्स है उसकी को परचेज और सेल नहीं हो सकता, उसकी एनएवीज डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक्स कम और ज्यादा हो सकती है, तो उसकी यूनिट कैपिटल सेम रहेंगी. उसकी एनएवी फ्लक्चुएट करेगी बेसिस उसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं, बट उसकी यूनिट कैपिटल विल ऑलवेज बी सेम. अगर उनमें से कभी कोई भी जो इन्वेस्टर्स है उसको बाहर निकलना होगा या एंट्री करना होगा तो वो स्टॉक में लिस्टिंग के साथ में करेगा. कभी उसके जो फंड मैनेजर है वो कोई नई यूनिट्स उसमें से उनके लिए परचेज नहीं कर सकते, नए स्टॉक्स परचेज नहीं कर सकते. तो यूनिट कैपिटल विल ऑलवेज रिमेन सेम. सेबी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज, आरटीए रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए सेबी सभी को रेगुलेट करता है, चाहे वो डिपॉजिटरीज हों, चाहे म्यूचुअल फंड्स हों, स्टॉक एक्सचेंजेस हों, आरटीए हों, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ गया हमारा. यूनिट होल्डर्स कैन होल्ड देयर यूनिट्स इन डीमैट फॉर्म, ट्रू और फॉल्स. इट यस, हम पढ़ चुके हैं कि यूनिट्स म्यूचुअल फंड की वो डीमैट फॉर्म में भी रखी जा सकती हैं. किम नीड्स टू बी अपडेटेड एवरी 3 months, 6 months, once a year, no need to update it. तो once a year हमने डिस्कस किया था पुरानी वीडियोस में भी कि किम जो है वो अपडेटेड होना चाहिए once a year. और बट अगर कभी उसमें मटेरियल चेंजेस होते हैं तो वो इमीडिएटली करना होगा एज एंड व्हेन मटेरियल चेंजेस आर देयर. ट्रेल कमीशन आर लिंक्ड टू द वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इन द मार्केट. तो देखिए इसका आंसर है हमारे पास ए ट्रू, बी फॉल्स. आंसर इज ए ट्रू. व्हाई? ट्रेल कमीशन एक्चुअली डेली वैल्यूएशंस पर डिपेंड करेगा. डेली वैल्यूएशंस कैसे आती है? वैल्यूएशंस ऑफ मार्केट्स, कि डेली मार्केट में उनके जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स उनकी क्या वैल्यू है. तो जो कमीशन होगा दैट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो. रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय, देखिए रिस्क किस चीज से मेजर की जा सकती है? वेरिएंस से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, बीटा, एनी ऑफ द अबव.
तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था टेक्निकल, हम इस पर कोशिश करेंगे कि जल्दी नई वीडियोस बनाएं इनके लिए, बट इसमें सभी आंसर ऑल ऑफ द अबव है, डी। रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय एनी वन ऑफ दीज ऑप्शंस, तो आंसर इज डी। According to the Certified Financial Planner Board of Standard of USA, the third stage in financial planning is establish the client planner relationship. ये जो जनरली फर्स्ट स्टेप होता है। Then second step is gather client data and define client goals. ये जनरली सेकंड स्टेप है। Then third is analyze and evaluate client's financial status. तो ये उसका थर्ड स्टेप हो गया कि क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटस को इवेल्युएट करना, उसके पास कितना सरप्लस है, उसके पास क्या क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। आंसर इज डी। देन एनएफओ अदर देन ईएलएसएस कैन रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ईएलएसएस जो ओपन रह सकता है वो 45 डेज, एंड एनएफओ अदर देन ईएलएसएस कैन रिमेन ओपन फॉर 15 डेज, तो आंसर इज बी। यहाँ ऑप्शन 7 डेज, 15 डेज, 21 डेज, 30 डेज, हमारे पास आंसर हो गया 15 डेज। तो गाइस ये वीडियो हम आज यहीं पर फिनिश करते हैं, बट हम नई वीडियोस के साथ आते रहेंगे। For watching these videos, my request, if you are liking these videos, then please subscribe from this subscribe button, and please we need your motivation, we need your support to grow our channel. But definitely these informations, this video will definitely be very useful for your career, for your exam, for your personal knowledge, for your personal growth. Okay guys, thank you very much for watching this video. Have a nice day.